उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए काउंसलिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि हम एक लॉन्ग फेज होता है पेरेंट्स का कि वो डिनाइल फेज में रहते हैं कि हमारे बच्चे को तो ये नहीं है। एक डॉक्टर ने आपको कर दिया, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप सेकंड ओपिनियन लें, आपका राइट है, लेकिन आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड डॉक्टर इस चीज़ को स्टैम्प कर देता है कि ये चीज़ ऐसी है, देन वी गो टू थर्ड डॉक्टर, फोर्थ डॉक्टर, कहीं तो कोई हमें उम्मीद दिलाए। लेकिन जब आप क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, यू आर कंटिन्यूअसली इन द डिनाइल फेज, लेकिन आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, दे वुड नॉट, वो डिनाइल फेज में नहीं होंगे, दे वुड नॉट डिनाई इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक, हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रूम कर सकें और पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। PNY पिंक एक पोर्टफोलियो है हमारा PNY ट्रेनिंग्स का, जिसमें हम स्पेशली बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, घर में रहते हुए अपनी ऐसी कौन सी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकती हैं कि वो अर्निंग की तरफ जा सकती हैं। इसी पे बेस्ड हमारा आज का शो है। हम बात करते हैं कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी एजुकेशन से रिलेटेड, कभी IT से रिलेटेड। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में कज़न मैरिज का ट्रेंड इतना क्यों है, कज़न मैरिज की वजह से होने वाले बहुत से इश्यूज भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आज हम इन पे डिटेल पे बात करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कज़न मैरिज के इस पूरे सिनेरियो में। तो हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर सहर आमिर हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। हम जैसा कि अभी बात कर रहे थे कज़न मैरिज से रिलेटेड, तो डॉक्टर सहर, पाकिस्तान में ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। मतलब ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ कज़न मैरिज का ट्रेंड इतना ज़्यादा है कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाती है, नहीं जी खानदान से बाहर होगी नहीं, बाउंड बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, नहीं जी इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने बच्चों को घरों में बिठा लेते हैं, लेकिन कज़न मैरिज के अलावा फैमिली से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है हमारे साथ? बेसिकली एक जो हमारा मेन रीज़न है वो ये है कि हमारा कास्ट सिस्टम या जो कल्चर सिस्टम है, ट्रेडिशनल है, लोग अपने ट्राइब से बाहर करते नहीं हैं। एक वो जो हम कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल, कि हम सोचते हैं वो ज़ात के लोग छोटे हैं, हमारी ज़ात बड़ी है, या हमारा जो लेवल है, हमारा स्टेटस है, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। सेकेंडली ये ऑल्दो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ख़ानदान से बाहर शादियों में ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, फ्रॉड के या डोरी केसेस हैं इस तरह के, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपने ख़ानदान में करें क्योंकि हम बचपन से जानते हैं उनको, या फैमिलीज़ काफ़ी फैमिलियर हैं, ऑल दो के इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, अनटिल अनलेस जब लड़की आपकी उस घर जाकर रहती है तो उसको पता चलता है कि उस घर की हकीकत है। लेकिन एक वो हमारा माइंड सेट है कि अपने ख़ानदान में करेंगे, अपनी फैमिली में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि इट्स मोर डिज़ास्ट्रस एंड मोर हार्मफुल एज़ कम्पेयर टू कि आप बाहर शादियाँ करें। लेकिन हमारे यहाँ वो इतना ज़्यादा बन चुका हुआ है कि नहीं जी फैमिली के बाहर तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फैमिली के अंदर भी अब मैंने बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर साहब कि शादी के बाद इतने मसाइल आते हैं कि पेरेंट्स आपस में अगर बहन के घर की है या वो मिलना बंद कर देते हैं, तो ये बड़े इश्यूज आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें बायोलॉजिकली बताएं कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जब कज़न मैरिज होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से केसेस देखे हैं, कुछ बच्चे मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्या बेसिक, इसके पीछे क्या रीजंस होती हैं, हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। क्योंकि अगर मैं मेडिकल टर्म्स में जाऊंगी तो वो थोड़ा समझना कंफ्यूज हो जाएगा, डोमिनेंट रिसेसिव, तो हम इसको इस तरह से कह लेते हैं कि हमारे अंदर दो जीन्स होती हैं, एक गुड जीन और एक बैड जीन। हमारा जो बैड जीन है वो डिजीज़ कैरी करता है, ठीक है। अब अगर आपके फादर में बैड जीन है, आपकी मदर में भी है, वो शायद हो सकता है आप में रिसेसिव हो, लेकिन अगर आप में और आपके पार्टनर में दोनों में होगा, जब दो चीज़ 50-50 मैच करेंगे, इट विल मेक 100%, तो वो आगे आपके बेबी में नेक्स्ट जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कैरी आउट हो जाता है। वो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फादर कैरी करते हैं, वो आगे सिर्फ बेटों में होती हैं, बेटियां उनसे सेफ होती हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी होती हैं जो मदर में होती हैं, वो लड़कियां कैरी करती हैं, क्योंकि कुछ हमारी एक्स जीन्स में होते हैं, कुछ हमारी वाई जीन्स में होते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कज़न मैरिजेस का ट्रेंड बहुत कॉमन है, तो वो ऐसा भी नहीं होता कि हमारी सिर्फ एक कज़न मैरिज हो गई, बल्कि दादों की है, फिर आगे से उनके बच्चों की है, फिर आगे से, तो वो एक पूरी हम चेन चलाते हैं।
जो कि हमारी बीमारियां कंटिन्यू करती जाती हैं, वो पूरी चेन के थ्रू आगे आती हैं। ऑल्दो हमें पता होता है, लाइक हम अक्सर जब आप अपने किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो आगे से कहते हैं कि हमारी फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है या हमारी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है, तो आपको पता होता है कि एक चीज़ आपकी फैमिली में रन कर रही है, बट यू स्टिल डोंट पुट अ पॉज, यू डोंट स्टॉप, आप फिर भी आगे कज़न मैरिजेस करते रहते हैं। तो अब हम देखें, अच्छा समटाइम्स ये होता है कि बहुत सारे लोगों में हम कहते हैं हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं है, हमारी कज़न मैरिज है लेकिन हमारे बच्चों में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनमें जो इशू होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं, जैसे हाइट का छोटा रह जाना, वेट गेन ना होना, स्लो लर्निंग के लिए हम कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमें ये एहसास नहीं होता कि बच्चे में स्लो लर्निंग है, बच्चे को पढ़ रहा है, वो अपनी पूरा 100% दे रहा है, पर उसको समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह से बहुत जो सीरियस डिजीज़ भी हैं, जैसे हम कंजेनिटल डिजीज़ पे चले जाते हैं, आजकल थैलेसीमिया बहुत वो है, बिल्कुल बहुत ट्रेंड वो कॉमन है थैलेसीमिया, हर दूसरा तीसरा बच्चा जब आप देखेंगे उसको सम और द अदर विद थैलेसीमिया, और हम जानते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों को हर 10-15 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, बट अगेन हम स्टॉप नहीं करते, हम थैलेसीमिया होने के बावजूद फिर भी अपने बच्चों को खानदान नहीं करेंगे, जानते हुए कि हमारे में थैलेसीमिया क्यों है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स दोनों में था, लेकिन स्टिल वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड। और ये बड़ा आगे जाके मुश्किल मेरा ख्याल है बच्चों के लिए भी स्पेशली होता है। तो हमें ये स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं कि हमें आइडिया कैसे होगा अगर कज़न मैरिज हो गई है फॉर इंस्टेंस, आउट ऑफ नोवेयर, ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके, अब उनकी कज़न मैरिज हो गई है, तो अब उसमें हम स्क्रीनिंग किस तरह से करवा सकते हैं? लेकिन करने के बाद तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शादी जब आपने व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपने इधर शादी करनी है, तो देयर आर 2 ऑप्शन, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। ओके, ठीक है, जब हम जेनेटिक काउंसलिंग पे जाते हैं तो वी टॉक टू द जो हमारे होते हैं ग्रूम एंड ब्राइड, कि आपकी फैमिली की क्या हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में कौन कौन सा डिजीज़ रन करता है, फिर हम उनको समझाते हैं कि अच्छा ये है, क्योंकि वी आर स्टिल अंडर डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह से हैं नहीं, पाकिस्तान में कहीं जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं होती। अगर आपने जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी है और एंड यू आर अफोर्डिंग फैमिली, या आप अपर क्लास से हैं या अपर हाई क्लास से हैं, तो आप जाके लैब से अपना सैंपल देते हैं, जो कि सैंपल बाहर जाता है, ओके, और बाहर से स्क्रीनिंग होकर आती है, विच कॉस्ट अराउंड 3 लाख 4 लाख इस तरह से, तो वो नॉर्मल फैमिलीज तो हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती। अदर देन दैट, क्योंकि अभी हमने थैलेसीमिया की बात की, तो थैलेसीमिया जो है वो बहुत इजीली रूल आउट हो सकता है, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थैलेसीमिया की बहुत सी जगह फ्री स्क्रीनिंग हो रही है, तो वी कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी कि हम एटलीस्ट थैलेसीमिया टेस्ट करा रहे हैं और कुछ नहीं। तो फर्दरमोर जब हम इस तरफ आते हैं कि जब शादी हो गई है, ठीक है, उसके बाद आपका जब फर्स्ट बेबी हो गया एंड यू रियलाइज कि बेबी में कोई इशू है, तो सेकंड बेबी से पहले आपकी इम्प्लांट स्क्रीनिंग होती है। कि फर्स्ट बेबी में अगर तो जो इशू है वो आपको, जिस तरह अगर हम कहते हैं कि डिलीवरी के वक्त थोड़ा मिस हैंडलिंग है या इस तरह से, वो दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर हमें पता है कि क्रोमोसोमल डिजीज़ ही है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या कंजेनिटल हो गया, और एक मेजर जो आजकल है मिसकैरेजेस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा औरतों में, और बेबी हो गया तो स्टिल बर्थ बहुत ज़्यादा है। हमारा जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऑन एट द टाइम ऑफ बर्थ ही नज़र आ जाए आपको। कुछ प्रीनेटल होते हैं जो आप प्री बर्थ होते हैं, जो कि आपको ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड पता चल जाता है बच्चे का, जब ऑर्गन्स ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं, तो कहीं पे हार्ट फॉर्मेशन में इशू होता है, इसीलिए मदर की रेगुलर स्क्रीनिंग की जाती है, अल्ट्रासाउंड और इस तरह से। फिर सेकेंड, हमारा एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें पता चल जाता है, समटाइम्स बेबी बहुत ब्लू हो जाता है और इस तरह से, या उसके हाथ पाँव अगर उसमें डाइवर्जन है या इस तरह की कोई चीज़ है। थर्ड जो बहुत डिफ़िकल्ट मैं कहूँगी या सबसे डिफ़िकल्ट होता है, वो होता है जब आपका बच्चा 6 माह का हो गया, 1 साल का हो गया, 2-3 साल का हो गया, तब जाके उसके डिजीज़ सामने आते हैं, जैसे CP हो गया, ऑटिज़म हो गया, क्योंकि जब बच्चा बोलना शुरू करता है और रिएक्शन देता है, तो दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़। अगर उस सिचुएशन में बच्चों को कोई डेडली डिजीज़ है, क्योंकि वो जब आप प्रीनेटल में या प्री बर्थ से पहले आपने बच्चे को देखा नहीं था, बर्थ के टाइम ठीक है आपकी वो 9 मंथ की मेमोरीज थी, लेकिन आपने उसके साथ टाइम स्पेंड इस तरह से नहीं किया था। लेकिन जब शायद बर्थ के 6 माह बाद, 8 माह बाद बच्चे जाता है, या उसको खुदा ना खास्ता उसको कुछ होता है, तो वो सबसे डिफिकल्ट फेज होता है फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए भी। एग्जैक्टली। अदर देन दैट, हमें पता है कि इसको जैसे हम डाउन सिंड्रोम को करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो हमें पता है कि बच्चा थ्रू आउट द लाइफ अब ऐसे ही है, या मसल डिस्ट्रॉफी है, ये हमें पता है कि अब बच्चा ऐसे ही है, थ्रू आउट द लाइफ ऐसे करना है, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज होता है बच्चे के लिए भी
क्योंकि उसका स्ट्रगल मुश्किल होता है और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें बच्चे को सिचुएशन में देखना होता है। और मैंने इस डिफ़िकल्ट फेज़ में काफ़ी लोग इस तरह से देखे हैं डॉक्टर सहर के, स्पेशली आपने बात की ऑटिज़म वगैरह, जब मेंटल हेल्थ उनके इश्यूज बनते हैं, बच्चा खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और पेरेंट्स उसको उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बच्चे नहीं अंडरस्टैंड करते, क्योंकि हमें थ्रू आउट आइडिया होना शुरू हो जाता है बच्चा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, तो ये काफ़ी इश्यूज होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन हम उस चीज़ को उस वक्त रूल आउट नहीं कर पाते हैं और मेरा ख्याल है उसके बाद पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में आप किस तरह से उन लोगों को थोड़ा गाइड करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर जब पेरेंट्स अपने बच्चों के मामले में, ऑब्वियसली पेरेंट्स सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम पेरेंट्स को किस तरह से फिर ज़रा हैंडल करते हैं और काउंसल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को जो हमें उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए काउंसलिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि हम एक लॉन्ग फेज होता है पेरेंट्स का कि वो डिनायल फेज में रहते हैं कि हमारे बच्चे को तो ये नहीं है। एक डॉक्टर ने आपको कर दिया, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप सेकंड ओपिनियन लें, आपका राइट है, लेकिन आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड डॉक्टर इस चीज़ को स्टैम्प कर देता है कि ये चीज़ ऐसी है, देन वी गो टू थर्ड डॉक्टर, फोर्थ डॉक्टर, कहीं तो कोई हमें उम्मीद दिलाए। लेकिन जब आप क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, यू आर कंटिन्यूअसली इन द डिनायल फेज, लेकिन आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, दे वुड नॉट, वो डिनाइड फेज में नहीं होंगे, दे वुड नॉट डिनाई इट, फिर आप उस चीज़ से खुद डिप्रेशन में आते हैं, खुद एग्रेशन में आते हैं। तो आई सजेस्ट कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए इस सिचुएशन में, कि वो अपने बेटे को या बेटी को एक्सेप्ट कर सकें, और फिर उसके बाद वो अपने बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं कि बेटा ये चीज़ है, लेकिन अभी नेचुरली यू हैव टू लिव विद इट। तो हम ऑल्टरनेटिव देखते हैं, क्योंकि देखें, जब हम ऑटिज्म के बच्चों की ही बात कर लेते हैं, CP के बच्चों की बात कर लेते हैं, यू कैन नॉट डू मच अबाउट दैट, उसका क्योर नहीं है, लेकिन इन दैट केस आप उन बच्चों को स्किल सिखा सकते हो, आप उनको, हाँ, मैनेजेबल, आप उनको कोई ऐसी चीज़ दिखा सकते हो कि दे अर्न लाइफ लॉन्ग, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं अब इसको तो ये डिजीज़ है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसको डिपेंडेंट करते हो, वो और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये चीज़ बड़ा वो करती है। अच्छा डॉक्टर सहर, क्या इसके, अगर ये हमने कॉन्स की बात की है, क्या समहाउ कज़न मैरिज के कोई प्रॉस भी हैं या जस्ट कॉन्स ही हैं? कोई दूसरा पॉजिटिव केस इसमें आपने देखा? पॉजिटिव एस्पेक्ट यही होगा कि आप उस फैमिली को शुरू से जानते हैं, आपकी कज़न, मतलब अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कज़न मैरिजेस आर द लव मैरिज केसेस। एग्जैक्टली। तो वो ऑब्वियसली आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, प्यार का एलिमेंट है, केयर का एलिमेंट है, ख़ानदान आपको पता है कैसा है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस या इस तरह के आपको धोखे नहीं मिलता है, बट अदरवाइज आई विल से कि एट द एंड वो हालात दोनों के सेम ही होते हैं। ओके, तो क्या अगर हम नॉर्मल कपल्स की भी बात करें, तो क्या नॉर्मल कपल्स में भी हमें बिफोर मैरिज इस तरह से कोई स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? क्या सजेस्ट करती हैं? हमें नॉर्मल कपल्स में भी करानी ही चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ चांस, हाई चांस कि उनमें नहीं होगा, लेकिन स्टिल अगर हम 10% भी करते हैं तो 10% भी उनमें चांस है कि आप दोनों सेम डिजीज़ का जीन कैरी करते हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर, जैसे अभी हमने थैलेसीमिया की बात की, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग फ्री आप एटलीस्ट वो करा सकते हैं। चले हम, आई वुडंट से जेनेटिक स्क्रीनिंग कराएं, एवरीवन इज़ नॉट अफोर्डिंग, और फिर आप करा के जब नहीं आता तो आप कहते हैं हमने पैसे ज़ाया कर दिए, हम ना करवाते। तो चलें, आप दूसरी चीज़ ये, हम एक तो जो स्क्रीनिंग अफोर्डेबल है वो करवा सकते हैं। फर्दरमोर हम अपनी जेनेटिक काउंसलिंग या अपनी जो है प्रीमैरिटल वो होती है काउंसलिंग, वो करा सकते हैं, जिसमें हम अपनी फैमिली हिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग और टैबू कि हम अपनी फैमिली हिस्ट्री डिस्कस ना करें। जैसे अगर मेरी शादी है तो आई वुड डिस्कस विद माई पार्टनर कि मेरी फैमिली में ये हिस्ट्री है, मेरी मदर को डायबिटीज़ है या मेरे फादर को हार्ट डिजीज़ है, तो व्हाट अबाउट योर फैमिली, ठीक है। और अगर हमें कहीं भी ऐसा नज़र आता है तो वी कैन गेट अवर सेल्फ चेक, ठीक है। हम अपना नॉर्मल हार्ट स्क्रीनिंग करा सकते हैं, अपना नॉर्मल आप लिवर स्क्रीनिंग करा सकते हैं, ठीक है। जब बेबी की बर्थ होती है उनमें ये भी होता है कि गुर्दे का साइज बढ़ा है, दिल का साइज बढ़ा है, वो हम उसको अपने मेडिकल टर्म में इस तरह से बीमारी काउंटिंग कर सकते हैं। ना वो आपको गैस्ट्रो वाला डील करेगा, ना वो आपको सर्जन डील करेगा। तो एक थोड़ी सी ना अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन होती है कि हमें समझ नहीं आता किसके साथ करना क्या है। और एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं हमारे माँ बाप की भी तो हुई है ना, हमारे दादा दादी की भी हुई है, हम कर लेंगे तो इसमें एग्जैक्टली।
तो जब उनकी हुई थी तब सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, एनवायरमेंटली भी और मेडिकली भी। कि बहुत सी चीज़ें थी तो तब डायग्नोस्ड ही नहीं थी, बहुत सी फैसिलिटीज़ थी जो अब अवेलेबल ही नहीं थी, और समवेयर वो अपनी फर्स्ट या सेकंड चेन थे। आप कितनी चेन से करते आ रहे हैं तो कैरी होता आ रहा है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत सी चेंज होती हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। आप देखें मॉडर्न एरा में बहुत सी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी बॉडी पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अब हम फेशियल हेयर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली ये बात की जाती है कि हार्मोनल इशू, आपकी फैमिली में तो हार्मोनल इशू नहीं था, क्योंकि पहले जो फैमिली की डाइट्स थी वो भी ऐसी नहीं थी। हम लोग प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हैं, हमारी डाइट प्रोसेस्ड है। हम अदर टाइम मोस्ट ऑफ अस, जैसे आप हैं, मैं, हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग नाश्ते मिस कर देते हैं, हमारे खाने इस तरह से। तो इस वजह से भी हमें डिजीज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, और उसके बाद हम कज़न मैरिजेस करते हैं तो वो स्पाइक आ जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी थी। अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो हम अपने आने वाली अगली जनरेशन को ज़रा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ताकि जो मसाइल हमने या हमारे पहले वाले जो जनरेशन है उन्होंने फेस किए वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ना फेस कर सके। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, बातें डॉक्टर साहब बहुत सी होती हैं। लास्टली मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के साथ कोई मैसेज शेयर करें जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। आई जस्ट से कि एक हमारे जो माशरे में चीज़ देखी जाती है कि अगर किसी का डिसेबल बेबी है या कुछ है तो एक मिथ है कि इसकी माँ ने कुछ गलत किया होगा या प्रेगनेंसी में ख्याल नहीं किया होगा, इस तरह से। तो प्लीज़ माँ को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आप पहले स्क्रीनिंग करवाएं, अपने बच्चों की स्क्रीनिंग करवाएं, प्री मैरिटल काउंसलिंग कराएं, प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग कराएं, मेडिकली अपने बच्चों को चेक कराएं। किसी को ब्लेम करने से, ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होता। तो अगर आप, माँ ऑलरेडी डिप्रेस्ड होती है जब उसके बच्चे को कुछ हो, माँ बाप से ज़्यादा डिप्रेस्ड कोई नहीं होता। तो काइंडली सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, बी काइंड टू एवरीवन, और दूसरों की सिचुएशन समझें। आप उनकी जगह पर नहीं है, यू आर नॉट इन देयर शूज, सो स्टॉप ब्लेमिंग। आप जो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत कीजिए। बहुत अच्छा ये मैसेज था कि इन शॉर्ट कि आप दूसरों का मजाक ना बनाएं। आप अपने आप को अगर उस जगह पे कंसीडर करें तो आप कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत से पेरेंट्स इस फील्ड में देखे हैं जो डिनायल फेस में होते हैं, बहुत अच्छी अप्रोच के भी होते हैं, लेकिन स्टिल वो डिनायल में होते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की सबसे बड़ी एग्जांपल है, लोग अपने बच्चे को डिसऑन कर देते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।